Hello everyone, welcome to another session of current affairs and news analysis by Arohan Civil Service Institute. आज हम बात करेंगे 6 जून 2023 के अहम करंट अफेयर्स और न्यूज़ के बारे में। सेशन को शुरू करने से पहले मैं आसाम हायर सेकेंडरी एजुकेशन काउंसिल के रिजल्ट मिले हुए सभी स्टूडेंट्स को मेरी ओर से हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। जिनका रिजल्ट बहुत अच्छा हुआ है उनको बहुत बहुत मुबारकबाद। जिनका रिजल्ट एक्सपेक्टेड नहीं था, थोड़ा खराब हो गया है, कोई बात नहीं, रिजल्ट से कुछ लेना देना है भी नहीं आगे। बहुत लोग अच्छा रिजल्ट करके भी खो जाते हैं, बहुत लोग स्टैंड करने के बाद फिर वापस मिलता नहीं उनका आता पता कि कहां पर है। द थिंग इज कि अभी आपको इस चीज को लेकर के आगे चलना नहीं है, जिसका भी रिजल्ट एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा खराब हो गया है। थ्रो योर रिजल्ट्स aside and keep struggling and keep studying and keep gaining your knowledge. आगे का दिन आपका बहुत सुनहरा आने वाला है, बस इसी को ध्यान रखें। तो सेशन को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, जिनका भी आज रिजल्ट आया है उनके लिए एक बहुत अच्छा मौका है कि आरोहन सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट जो भी डिग्री स्टूडेंट्स अभी एडमिशन लेंगे उनको एक सुनहरा मौका दे रहा है कि 3 ईयर सिविल सर्विस इंटीग्रेटेड प्रोग्राम हम लॉन्च करने जा रहे हैं, जो कि हम लोगों ने पिछले साल भी लॉन्च किया था, उसमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया था। तो इस साल भी जो 3 ईयर सिविल सर्विस इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है उसका जो रजिस्ट्रेशन है वो इज ऑन गोइंग। आप लोग रजिस्टर कर सकते हैं स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं न्यूज के साथ। जो सबसे पहला न्यूज अभी ताजा ताजा मिला है, इट इज न्यूज ऑफ टुडे, 6 का ही न्यूज है ये, कुछ देर पहले का ही न्यूज है। दैट इज द सीबीआई, द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, हैज टेकन ओवर द इन्वेस्टिगेशन इनटू द Odisha rail accident case. Now the rail board has recommended the case to be handed over to CBI on the basis of कि यहाँ पर एक सैबोटाज की बात चल रही है। सैबोटाज मीन्स एक आत्मघात, कि किसी ने बाहर से कुछ इंटरफेरेंस करके जो इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग पैनल है उस पर कोई छेड़खानी करके सिग्नलिंग के साथ छेड़खानी की है। देयर हैज बीन अ इंटरफेरेंस इन सिग्नलिंग सिस्टम, जिसके कारण ये इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। तो इसको मद्देनजर रखते हुए सीबीआई ने केस को ले लिया है। नाउ हाउ द थिंग गोज, आपको यही समझना है इस चीज में। आपको सीबीआई ने केस लिया है, सीबीआई क्या करती है क्या नहीं करती है उससे आपका लेना देना जो है इट इज वेरी मियर। लेकिन आपको जो देखना है कि द केस हैज बीन टेकन ओवर। अब ये कैसे होता है ये काम? नाउ द एफआईआर is being registered by CBI in Balasore GRP. अब ये किसके बेसिस पे है? It is under the Indian Penal Code का जो सेक्शन 337, 338 और 304 का A है, that deals with causing death by negligence. The Indian Penal Code's section 34, that is common intention, and the section 153 that says unlawful and negligent action endangering lives of railway passenger, endangering lives under the Railways Act. So there has been cases registered under these common acts. Okay. Now the only acquisition, that is that there has been a sabotage with the signaling system, the electronic interlocking system. Now अगर आपको याद है, अगर आपने न्यूज 2-3 दिन में फॉलो किया होगा तो आपको पता होगा कि there has been 3 trains. One is the Bengaluru Howrah Superfast Express, another is the Shalimar Chennai Central Coromandel Express, and there was another goods train that was laden with iron ore that was there, जिसके साथ ये एक्सीडेंट की घटना हुई है। कहां पर? इन दी बहानगा बाजार। ये जो है इट्स अ प्लेस इन बालासोर डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा। तो आप लोगों को ये ध्यान देना है कि कैसे द सीबीआई को केस हैंडओवर करने का जो काम है ये कैसे होता है। ओके, नाउ चलिए बात करते हैं। हम लोगों ने जून 5 को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे बनाया। इसी के बेसिस पे जो आसाम गवर्नमेंट है, आप लोगों ने कल न्यूज में भी देखा होगा, आसाम गवर्नमेंट ने जो स्ट्रीट प्लेस है उसको भी ऑर्गेनाइज करवाया था बाय द डायरेक्टरेट ऑफ कल्चर। ओके, दैट स्ट्रीट प्ले वाज नेम प्लास्टिक एरू पृथ्वी गोड़ू। ओके, सो दैट नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के जो चेयरपर्सन है जस्टिस अरुण मिश्रा,
he was a retired chief justice of Supreme Court. अगर आप लोग नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के कॉम्पोजिशन को पढ़ेंगे तो आपको वहां से बहुत कुछ पता चल जाएगा, ठीक है, उसके बारे में बाद में बात करते हैं. टुडे आवर कंसर्न इज एनवायरनमेंट. सो उन्होंने कहा है कि जो इस साल का जो थीम है, दैट इज द थीम ऑफ द 2023 प्लास्टिक पोल्यूशन, ठीक है, प्लास्टिक पोल्यूशन द 2023 वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का जो थीम है इस साल का, दैट इज बीट प्लास्टिक पोल्यूशन. आप लोग ट्विटर पे अगर देखेंगे तो हैशटैग चल रहा है, दैट इज बीट प्लास्टिक पोल्यूशन. So plastic pollution is the main theme that has been discussed over in this year's World Environment Day. उसी को लेकर के जो अरुण मिश्रा जी ने कहा है, जो उन्होंने रिलेट किया है कि हाउ प्लास्टिक कैन इम्पैक्ट ह्यूमन राइट्स. ठीक है, नाउ हाउ कैन वी रिड्यूस दिस इम्पैक्ट, या व्हाट इज एक्चुअली द इम्पैक्ट ऑफ प्लास्टिक्स ऑन ह्यूमन राइट्स. कैसे रिलेट कर सकते हैं चीजों को. देखिए, प्लास्टिक्स इज अ, आप लोग इसको एनवायरनमेंट में पढ़ते हैं, लेकिन कैसे उसको ह्यूमन राइट्स यानी कि पॉलिटी GS2 के साथ कैसे जोड़ सकते हैं आप इसको. ठीक है, नाउ सी कैसे जोड़ सकते हैं कि प्लास्टिक जो है इसके कारण लोगों का जो एक सिंपल सा ह्यूमन राइट है, दैट इज दैट पीपल मस्ट बी एबल टू लिव इन अ क्लीन एंड सेफ एनवायरनमेंट. ये जो बेसिक ह्यूमन राइट्स है उससे लोगों को डिप्राइव कर रहा है. इसी के साथ साथ जो लोग, जो कम्युनिटी प्लास्टिक प्रोड्यूसिंग एरियाज के आसपास रहते हैं या ऐसे जगह पे रहते हैं वेयर देयर इज प्लास्टिक वेस्ट डिस्पोजल, वहां पे क्या होता है कि दे हैव टू फेस एडवर्स हेल्थ इफेक्ट्स ड्यू टू एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन. सो जो राइट टू हेल्थ है, राइट टू हेल्थ इज अ बेसिक ह्यूमन राइट, जो इसके अगेंस्ट में प्लास्टिक के यूजेज से लोगों को इस चीज में बहुत हार्म हो रहा है. अगेन अनदर थिंग इज द अवेलेबिलिटी ऑफ क्लीन वाटर. हम लोग ये सब SDG में भी पढ़ते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में, क्लीन वाटर, सैनिटेशन, ये सब. नाउ फूड सिक्योरिटी SDG अगर आप लोग देखेंगे तो जो ये चीजें हैं, दैट इज द राइट टू हेल्थ, क्लीन वाटर, फूड सिक्योरिटी एंड अ सेफ एंड हेल्दी एनवायरनमेंट, ये हार्म हो रहा है बाय द इफेक्ट ऑफ प्लास्टिक पोल्यूशन. सो कैसे चीजों को रिलेट किया जा रहा है. प्लास्टिक एनवायरनमेंट का इशू है, कैसे वो ह्यूमन राइट्स को इशू बना सकता है. So these things can be important in your mains examination, that you can relate in the cases of ethics, in the cases of environment, and in the cases of human rights also. Okay, now for that, what is the solution? Justice Arun Mishra has said that adopting a rights based approach to environmental protection. A right based approach means we must ensure every people in this earth, regardless of their background, regardless of their circumstances, that they must be able to live in a clean and safer environment. ठीक है, तो उन्होंने जो बात किया है लास्ट में, उन्होंने एक चीज मेंशन किया है, दैट इज द ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच. आप लोग इसके बारे में अगर पढ़ेंगे तो पैसिफिक में जो ओशियनिक वेस्ट है, पैसिफिक में जो ओशियनिक वेस्ट है उसका अलग अलग पैचेस दिखते हैं अभी, जो कि बहुत गहरे हैं. अगर नीचे से देखा जाए सो दे आर वेरी डीप. वो क्या है? दे आर एक्चुअली ओशियनिक वेस्ट. जो ओशियन पे वेस्ट मटेरियल को जो डंप कर दिया गया है, वो पैसिफिक में अभी जगह जगहों पर पैचेस के रूप में तैरते हुए दिखाई देते हैं. ठीक है, ध्यान रखिएगा, द ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच. ठीक है, नेक्स्ट क्लास में अगर एनवायरनमेंट पे कभी डिस्कस करें तो इस चीज को लेकर के मैं अलग से एक आप लोगों को डिस्कशन जरूर दूंगा. ठीक है, तो क्लियर है कैसे प्लास्टिक को ह्यूमन राइट्स के साथ इंपैक्ट कर सकते हैं. आप लोग इस सेशन को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि लास्ट इस सेशन के एंड में आपको प्रीलिम्स के क्वेश्चन मिलेंगे रिगार्डिंग दीज एस्पेक्ट्स, और इसी के साथ साथ आपको एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस भी मिलेंगे. ठीक है, और मेंस रिलेटेड एक क्वेश्चन है जिसका मैं आपको एक ओवरव्यू भी दूंगा कि कैसे आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं. ठीक है, बात करते हैं स्पेशल ओलंपिक्स की. क्या है ये स्पेशल ओलंपिक्स, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? ठीक है, सो देयर इज अ इनिशिएटिव स्पेशल ओलंपिक्स भारत. स्पेशल ओलंपिक्स भारत के अंडर में देयर आर 255 मेंबर कॉन्टिंजेंट जो कि स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड समर गेम्स में जा रहे हैं. इस बार कहां होने जा रहा है ये? इट इज गोइंग टू बी ऑर्गेनाइज्ड इन बर्लिन जर्मनी फ्रॉम जून 17 to 25. नाउ ये जो स्पेशल ओलंपिक्स है ये किन के लिए है? हम लोग एक समर ओलंपिक्स के बारे में जानते हैं, देयर इज अनदर विंटर ओलंपिक्स,
इसके बाद पैरालंपिक्स भी जानते हैं ना। व्हाट इज स्पेशल ओलंपिक्स? ना स्पेशल ओलंपिक्स जो है ये ऑर्गेनाइज किया जाता है फॉर पीपल हु आर इंटेलेक्चुअली डिसेबल. Okay, there may be children, there may be adults, but with intellectual disabilities people can participate in Special Olympics. Okay, this is said that Special Olympics is the world's largest sports organization जो कि intellectually disable, mind it, they are not physically disabled, they may be intellectually disabled. उनको एक ईयर राउंड ट्रेनिंग दिया जाता है, सिर्फ उन्हीं को नहीं दिया जाता है, उनके साथ साथ जो यूनिफाइड स्पोर्ट्स पार्टनर है. यूनिफाइड स्पोर्ट्स पार्टनर मतलब गेम को इक्वली पार्टिसिपेटिव बनाने के लिए, इक्वली कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए क्या किया जाता है कि विथ एवरी पार्टिसिपेंट एक दूसरे इंसान को भी उनके साथ पार्टनर करने के लिए रखा जाता है, ताकि गेम को हम लोग इक्वली कॉम्पिटिटिव बना सके, सबके लिए इक्वल चांसेस उसमें रह सके. ठीक है. सो इंडिया से इस बार 255 मेंबर्स जा रहे हैं. उनको हमारे देश के स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर और स्मृति ईरानी जी दोनों, एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जाने वाला है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में, वहां से उनको सेंड ऑफ करेंगे. ठीक है. मल्लिका नड्डा जी, मल्लिका नड्डा इज द वाइफ ऑफ, यस, अगर कोई बोल भी दिया होगा कि वाइफ ऑफ जेपी नड्डा जी, उनकी जो वाइफ है शी इज द चेयरपर्सन ऑफ स्पेशल ओलंपिक्स भारत. ठीक है. नाउ सी, इसके बारे में इतनी जानकारी मेरे ख्याल से काफी है. ठीक है. बात करते हैं नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क की. इससे एग्जाम में क्वेश्चन, रैंकिंग का क्वेश्चन बहुत कम आता है, बट आपको स्टेटमेंट्स दे सकता है इस बार कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट हैज रिटेन्ड इट्स पोजीशन एज द बेस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर 5th कंसेक्यूटिव टर्म. लगभग पिछले 5 सालों से एक ऐसी इंस्टीट्यूट है जो क्या कर रही है, जो आईआईटी मद्रास, वो क्या कर रही है, इट इज रिटेनिंग इट्स पोजीशन एज द बेस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन ओवरऑल रैंकिंग. ठीक है. द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, अगर किसी ने रॉकेट बॉयज मूवी देखा होगा तो उसमें सीवी रमन और द रॉकेट मैन ऑफ इंडिया, नॉट द मिसाइल मैन, द रॉकेट मैन विक्रम साराभाई, and the father of nuclear physics in India, डॉक्टर होमी जे भाभा, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, तीनों एक ही जगह पर जाकर के मिलते हैं और वहां से क्रिएट होता है द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, अनदर हिस्ट्री ऑफ इंडिया रिगार्डिंग न्यूक्लियर फिजिक्स. सो दैट सीवी रमन, विक्रम साराभाई और होमी जे भाभा का एक जगह एकजुट होने की जो प्रोसेस है, that happens in the Indian Institute of Sciences Bangalore. इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, मैं क्वेश्चन एनालिसिस में भी कहता हूं, मैं करंट अफेयर्स में भी कहता हूं और मैं क्लासेस में बार बार कहता हूं, मूवीज देखा करो, हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट मूवीज देखा करो, विथ नो बायस, ऑफ कोर्स विथ नो बायस. बायस के साथ देखोगे तो कहीं नेहरू जी बुरे लगेंगे, बायस के साथ देखोगे तो कहीं अटल जी बुरे लगेंगे. बायस के साथ मत देखो, ओपन माइंड के साथ अगर मूवीज देखोगे तो फिर चीजें और इजी लगने लगेंगी. क्यों? क्योंकि तब ना तो कुछ याद करना है ना तो कुछ याद रखना है, अपने आप ही चीजें आ जाएंगी तुम्हारे पास. ठीक है. नाउ एज फार एज द कॉलेजेस आर कंसर्न्ड, द मिरांडा हाउस दिल्ली इज द बेस्ट कॉलेज अकॉर्डिंग टू द नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क. ठीक है. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टॉप मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है. द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, गुवाहाटी में भी इसका एक ब्रांच है, द नाइपर. So the NIPER Hyderabad is named as the best institute in the field of pharmaceutical education and research. AIIMS Delhi is the best medical college. Savita Institute of Medical and Technical Sciences Chennai has been regarded as the top dental college of India according to NIRF. In case of law colleges, National Law School of India University Bangalore has been rated as the best law college in the country. So ये जो पूरा रैंकिंग है इसको कहा जाता है द इंडिया रैंकिंग्स 2023. इसमें ओवरऑल देखा जाता है, यूनिवर्सिटीज के केसेस में देखा जाता है, कॉलेजेस में देखा जाता है, रिसर्च इंस्टीट्यूशन, दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटेगरीज जिसके अंडर में कॉलेजेस को रैंक किया जाता है. इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, फार्मेसी इंस्टीट्यूट, मेडिकल इंस्टीट्यूट, डेंटल,
लॉ, आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग, एग्रीकल्चरल एंड एलाइड सेक्टर एंड इनोवेशन के सेक्टर में अलग अलग रैंकिंग्स दिए जाते हैं। आप लोग इस रैंकिंग्स को दोबारा देख सकते हैं। एंड माइंड इट कि नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क is not handled by any private entity. It is under the Union Ministry of Education, which was earlier known as the Ministry of Human Resource Development. बात करते हैं क्या है NIRF। NIRF जो है इसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जिसको हम लोग पहले जानते थे एज द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इसने 2015 में स्टार्ट किया था। इट वाज द वेरी फर्स्ट एफर्ट। जो इसको आप लोग ध्यान दें, ये नैक नहीं है, ठीक है। नैक इज अ डिफरेंट थिंग। नैक क्या करता है? इट एक्रीडिएट्स। एक्रीडिएट्स मतलब ये एक्रीडिशन देता है कि कितने स्टार्स का है, कितने कौन से कैटेगरी का इंस्टीट्यूट है ये। हाँ, नैक इज अ डिफरेंट थिंग एंड NIRF गिव्स द रैंकिंग एक्चुअली इन वेरियस पैरामीटर्स जो यहां पे दिया हुआ है। सो ये कंपलसरी है, सभी गवर्नमेंट रन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से 2018 के बाद से ये कंपलसरी है, ठीक है। Now, what are the parameters? The parameters are teaching learning resources, research and professional practices, graduation outcomes कितना है, यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस का आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी, मतलब कितना उनका आउटरीच है, कितना उनका इंक्लूसिविटी है, ये भी इंपॉर्टेंट है। द पीयर परसेप्शन, मतलब कि अपने लोगों में उसका परसेप्शन क्या है, इसको भी लेकर के जज किया जाता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को, ठीक है। आप लोग इस चीज को देख सकते हैं। इट इज एक्चुअली दी ओवरऑल रैंकिंग, इट इज कॉल्ड द इंडिया रैंकिंग्स 2023 का जो ओवरऑल रैंकिंग में सबसे ऊपर है द IIT मद्रास, और 10th नंबर पे है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी JNU न्यू दिल्ली, और अगर IIT गुवाहाटी की बात करें इट इज इन 9th पोजीशन। तो इन तीनों चीजों को आप याद रख सकते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले न्यूज के बारे में। IR का न्यूज है, इंटरनेशनल रिलेशंस का न्यूज है। इसको हम लोग रिलेट कर सकते हैं किसके साथ? इसको हम लोग रिलेट कर सकते हैं GST के साथ, मतलब डोमेस्टिक रिलेशंस के साथ भी, डोमेस्टिक फाइनेंशियल चीजों के साथ भी रिलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल GST के साथ कर सकते हैं, VAT के साथ कर सकते हैं। कैसे? आइए पढ़ते हैं, आइए जानते हैं क्या बताया गया है कि द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रुपिंग ऑफ क्रूड ऑयल प्रोड्यूसर्स, वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट ग्रुपिंग ऑफ क्रूड ऑयल प्रोड्यूसर है वो क्या है? इट इज दी OPEC, इट इज दी OPEC। और जो OPEC प्लस है, ये OPEC प्लस कब बना है, क्या बना है, सब के बारे में बात करेंगे। OPEC जो था इट वाज एक्चुअली अ 13 मेंबर ग्रुपिंग, जो अभी 20 मेंबर बन गया है। 7 मेंबर्स बाद में OPEC प्लस बन गया। नाउ व्हाट इज दिस OPEC प्लस, और उसने क्या डिसाइड किया है? तो उसने एक्चुअल में जो क्या किया है, ये आफ्टर लॉकडाउन या लॉकडाउन से पहले भी ये क्या किया है कि इसने जो प्रोडक्शन है उसको कट करने का बात किया है। क्यों? क्योंकि डिमांड इज वेरी हाई। इस डिमांड को केटर करना और प्राइसेस को कंट्रोल में रखना, इस चीज को मेंटेन करने के लिए OPEC कंट्रीज ने ये क्या कहा है कि जो उनका प्रोडक्शन कट पहले से ही चल रहा था उसको वो लोग कंटिन्यू करेंगे। नाउ मोर देन दिस 20 नेशन ऑफ OPEC प्लस जो ब्लॉक है वो क्या कर रहे हैं कि सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए जो प्रोडक्शन है उसको कट करने की कोशिश कर रहे हैं। नाउ कितना है कि ना सरप्राइज मूव क्या बताया गया है कि अप्रैल में उन्होंने अनाउंस किया था कि एडिशनल आउटपुट कट करेंगे। कितना? 1 मिलियन डॉलर्स पर डे होगा यहाँ पे, इट विल बी डी पर डी, 1 मिलियन डॉलर्स पर डे। सो व्हाइल द डिमांड, इतना जो डिमांड है इंडिया में उसको केटर करने के बाद प्राइसेस को कंट्रोल में रखना, इंडिया में जो पेट्रोलियम प्राइसेस है उसकी जो स्ट्रेटेजी है, इन सबको को लेकर के आप लोग अगर रिलेट करें तो यहां से आप लोगों को एक बहुत ही रिच कंटेंट मिल सकता है। फॉर एग्जांपल कि इंडिया में बहुत दिनों से बात हो रहा है कि ऑयल मस्ट बी ब्रॉट इनटू द एम्बिट ऑफ GST, बट द प्रॉब्लम इज स्टेट जो है वो इसमें कभी भी राजी नहीं होंगे। और सेंटर भी क्या कर सकता है कि जब GST उसको लाना होगा इन फ्यूलिंग या इन पेट्रोलियम, तो वो उसको क्या करना है कि द सेंटर कैन प्रोवाइड द स्टेट्स विथ सम फिस्कल हेल्प्स सो दैट दे शुड कट द लेवीज। फॉर एग्जांपल 2 दिन पहले ही आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो आसाम गवर्नमेंट है उसने जो वैट है, वैट इज द वैल्यू एडेड टैक्स, ध्यान दीजिएगा,
पेट्रोलियम पे सेस भी लगता है, पेट्रोलियम पे वैट भी लगता है, पेट्रोलियम पे अलग अलग दूसरे चार्जेस भी इशूज होते हैं, बट उसमें जीएसटी के अंडर में वो नहीं है। अगेन असम जो है उसने एक वैट इंक्रीज किया है, तो वैट इंक्रीज करने से ₹50 ऑन पेट्रोल एंड ₹50 नहीं, आई माय गॉड, इट विल बी 50 पैसे ऑन पेट्रोल एंड 51 पैसे ऑन डीजल, ये गवर्नमेंट ने इंक्रीज किया है। अब ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो इंक्रीज किया नहीं है कुछ पेट्रोल के प्राइसेस में, या पेट्रोल जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं उन्होंने भी नहीं किया है, तो किसने किया है? इट इज बीइंग डन बाय द असम गवर्नमेंट, बिकॉज उन्होंने जो वैल्यू एडेड टैक्स है इन पेट्रोल, वैल्यू एडेड टैक्स में एक डिटेल वीडियो हमारे चैनल पे पड़ा हुआ है सर का, आप लोग उसको देख सकते हैं, जीएसटी के बारे में जो डिस्कशन है उसको भी देख सकते हैं, या नहीं तो आप लोगों को आने वाले क्लासेस में मिलता रहेगा। ठीक है, चलिए, सो ओपेक प्लस के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज ओपेक प्लस? नाउ इट इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ये 1960 में फॉर्म हुआ था। इसके मेंबर्स कौन थे उस समय? मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज थे और एक वेनेजुएला था। उसके बाद से एक्सपैंड होते 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 13 मेंबर्स बन गया था इसका। ठीक है, बाकी मेंबर्स जो है अगर आप लोग देखेंगे तो जनरली अफ्रीकन कंट्रीज है, और इधर अपना वेनेजुएला है और मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज है। ठीक है, 13 कंट्रीज आर देयर। नाउ अगेन, where is the headquarter located? The headquarter is located in Vienna, Austria. ठीक है, ओपेक का ट्रेड वॉल्यूम कितना है? इट्स ट्रेड वॉल्यूम इज ऑलमोस्ट 40% ऑफ वर्ल्ड्स क्रूड ऑयल जो है ये प्रोड्यूस करता है। और जो एक्सपोर्ट की बात करें तो ऑलमोस्ट 60% ऑफ द ग्लोबल पेट्रोलियम ट्रेड इज कंट्रोल्ड बाय द मेंबर्स ऑफ द ओपेक प्लस कंट्रीज। ठीक है, तो ये ओपेक से ओपेक प्लस कब बना? इन 2006 10 मेंबर्स फिर से ऐड हो गए। 10 मेंबर्स, 10 एलाइड मेजर ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज ऐड हुए, उसके बाद उसको ओपेक प्लस के नाम से जाना जाने लगा। ओपेक प्लस क्या करता है? 13 ओपेक मेंबर कंट्रीज को इंक्लूड करता है एंड बाकी अजरबैजान, बहरीन, ब्रुनेई, कजाकिस्तान, मलेशिया, मेक्सिको, ओमान, रशिया, साउथ सुडान एंड सुडान। इतना जो मैंने नाम बताया आप लोगों को, किस नाम को आप लोगों ने पढ़ते समय थोड़ा सा सोचा? दैट इज रशिया। नाउ ध्यान दीजिए, रशिया इज देयर इन दी ओपेक एंड इट इज ट्राइंग टू कंट्रोल द प्रोडक्शन ऑफ पेट्रोलियम इन दिस वर्ल्ड, सो दैट by that thing it can control the actual consumption and actual production in different countries in the world. ठीक है, so Russia's presence in the OPEC is something that is worrying us. ठीक है, now OPEC plus का objective क्या है? So the objective of OPEC plus is to coordinate and unify. क्या coordinate करना है? Coordinate between the different petroleum producing nations and to unify the petroleum policies of these member countries. अगर आप लोग देखेंगे there is a homogeneity between the pricing of petroleum in these countries. Okay, it also ensures the stabilization of oil markets. इसलिए आप लोग देखेंगे ऑयल मार्केट्स हमेशा स्टेबलाइज्ड रहते हैं, कभी भी ऑयल के प्राइसेस को लेकर के झगड़ा नहीं होता है, सब के सब मिले हुए हैं। दिस इज बिजनेस, ध्यान रखना है इस चीज को। ठीक है, so in order to secure an efficient economic and regular supply of petroleum, क्या करते हैं ये ओपेक कंट्रीज? काम करते हैं। ये और भी एक चीज इंश्योर करते हैं, ये तो कोई भी करता होगा, क्या? एक स्टेडी इनकम टू द प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर का इनकम कभी भी कम नहीं होने देते हैं, बट ये कस्टमर को भी भगवान मानते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो देश खरीद रहे हैं उनसे उनके साथ बोल दे कभी भी कि मेरे पास नहीं है, जाओ किसी और से खरीदो, मैं नहीं बेचूंगा, मेरा मर्जी का दाम दो। ऐसा नहीं है, दे थिंक अबाउट द कस्टमर्स एज वेल एज दे ऑल्सो थिंक अबाउट द प्रोड्यूसर्स। इसीलिए उन्होंने इस बार क्या किया है कि पेट्रोलियम प्रोडक्शन को कर्टेल करने का बात किया है, सो दैट द सप्लाई जो कि बहुत कम है एंड द डिमांड जो कि बहुत हाई है, दोनों को एक इक्विलिब्रियम में लाया जा सके। ठीक है, चलिए, अच्छा, ओपेक का एक और भी काम है, जो कैपिटल पेट्रोलियम इंडस्ट्री में लोग डालते हैं एज एन इन्वेस्टमेंट, उस पे जो फेयर रिटर्न मिलना चाहिए लोगों को, वो भी इंश्योर करता है कौन? ओपेक और द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज
एज एन ऑर्गेनाइजेशन ये करता है। ठीक है, आई थिंक आई हैव कवर्ड ऑलमोस्ट एवरीथिंग अबाउट ओपेक। और भी कुछ अगर बच जाता है तो आगे उसके बारे में जरूर बातें करेंगे। ठीक है, चलिए तो आज के लिए न्यूज में इतना ही है। क्वेश्चंस की बात करें तो ये एक प्रीलिम्स रिलेटेड क्वेश्चन है, ओपेक से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। क्या है? पहला चीज, ओपेक का ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन है कि इट रिव्यूज द स्टेटस ऑफ इंटरनेशनल ऑयल मार्केट एंड फोरकास्ट फॉर द फ्यूचर। क्या ये करता है? मुझे नहीं पता, अगर सही है या गलत है आप लोग कमेंट में जरूर बताएं अपना आंसर, क्वेश्चन नंबर्स के साथ अपना आंसर बताएं। इट्स हेडक्वार्टर इज एट वियना, ऑस्ट्रिया। आप लोगों ने अभी पढ़ा, मैं स्लाइड्स में अगर वापस जाऊं तो अभी आप लोग राइट आंसर दे देंगे, बट एक्चुअल में वो नहीं है। मतलब एक्चुअल में मैं जाऊंगा नहीं, जाने से आप लोग इजीली आंसर दे देंगे। तो लेट मी सी कि क्या ओनली वन राइट है, टू राइट है, दोनों राइट है या कोई भी राइट नहीं है। आप लोग इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताएं। ठीक है, अगेन consider the following statements. It is regarding the World Environment Day. Now, first time World Environment Day was celebrated in 1974 with the slogan "Only One Earth." ठीक है, स्टॉकहोम, अगर आप लोगों को ध्यान है तो स्टॉकहोम। Since 1972, World Environment Day has been started celebrating as an annual event. So 1972 से स्टार्ट हुआ था क्या? मुझे नहीं पता। मुझे इस क्वेश्चन में थोड़ा, इस स्टेटमेंट में थोड़ा गलत गलत का बू आ रहा है। जिसको भी मेरे से एग्रीमेंट हो रहा है, जिसको भी लग रहा है कि आई एग्री विथ यू सर, अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है, चलिए प्रीलिम्स रिलेटेड और एक क्वेश्चन की अगर बात करें तो इस क्वेश्चन के थोड़ा सा, क्वेश्चन को पढ़ने से पहले क्वेश्चन का पैटर्न देख लीजिए। नाउ दिस पैटर्न इज व्हाट यूपीएससी हैज फॉलोड इन द सिविल सर्विस प्रीलिम्स 2023। सो अभी क्वेश्चंस आपको इस पैटर्न में भी करना है। जो भी नेट का एग्जाम अटेम्प्ट करता है उसको पता है देयर आर क्वेश्चंस रिगार्डिंग assertion एंड रीजनिंग। नाउ द सेम पैटर्न इज बीइंग फॉलोड हियर, जस्ट यहां पर स्टेटमेंट और स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 की बात कही गई है। ठीक है, नाउ प्लास्टिक पोल्यूशन is a prime contributor to the pollution of the environment. This is the first statement. Now plastic bags, those are not disposed properly. ठीक है, क्या है? अब इसको कैसे पता करें हम लोग? इसको पता करने के लिए क्या बताया गया है कि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। जो मेरा ऑप्शन ए है बता रहा है कि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, और जो मेरा स्टेटमेंट 2 है ये इसका सही एक्सप्लेनेशन है, मतलब ये इसका रीजन है। जो दूसरा क्वेश्चन है कि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है बट जो मेरा स्टेटमेंट 2 है इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। इसे बताया गया कि स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 रॉन्ग है, स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है, स्टेटमेंट 2 करेक्ट है। आप लोग मेरे को इसका आंसर दें। मैं इस पैटर्न के बारे में जो डिस्कशन है वो अगले क्लास में आपसे जरूर करूंगा, इसलिए मैं बताता हूं कि आप लोग क्लासेस को मिस ना करें, सेशंस को मिस ना करें। ठीक है, इससे क्या होता है कि आप लोगों का जो प्रैक्टिस है करंट अफेयर्स का वो आप लोगों को अलग से नहीं करना पड़ता है। कॉपी लेकर के स्क्रीन के सामने बैठ करके नोट्स बनाएंगे, तो ये जो आप लोग दिन में आधा घंटा इस वीडियो के पीछे देंगे, दैट विल बी द मोस्ट फ्रूटफुल सेशन ऑफ योर प्रिपरेशन टाइम। ठीक है, बात करते हैं एक मेंस के क्वेश्चन की। नाउ प्लास्टिक हैज बिकम वन ऑफ द मोस्ट प्रेसिंग एनवायरमेंटल इश्यूज दैट वी आर फेसिंग टुडे। ठीक है, दिस स्टेटमेंट इज राइट। Now give an account of the current status and the targets to be achieved pertaining to plastic waste management in the country. हम लोगों ने रीप्लान पढ़ा है ना, reducing plastics in nature। ठीक है, ऐसे प्लान्स के बारे में आप बात करेंगे। सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन जो किया गया है कंट्री में, ऐसे टारगेट्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, प्लास्टिक फ्री इंडिया का बात किया जाता है। जो इस साल का बीट द प्लास्टिक, इसको आप लोगों को क्या करना है कि मेंशन कर देना है आपके आंसर्स में, और लास्ट में आप लोगों को यह बताना है कि हाउ गवर्नमेंट कैन टेक डिफरेंट मल्टीपल एक्शन पर्टेनिंग टू वेस्ट मैनेजमेंट, स्पेशली रिगार्डिंग द वेस्ट मैनेजमेंट ऑफ प्लास्टिक इन द कंट्री। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस के मॉडल आंसर और टेस्ट सीरीज के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या अगर आप हमारे 3 इयर्स सिविल सर्विस इंटीग्रेटेड प्रोग्राम जो कि यूपीएससी और एपीएससी एग्जाम्स के लिए है
उसमें अगर आप लोग एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप लोग स्क्रीन पर दिए गए इस नंबर पर कॉल करें। जो भी एचएस क्लियर स्टूडेंट है, जो भी अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए एक अर्ली स्टार्ट करना चाहते हैं, उनके लिए एक सुनहरा मौका है। मैं सबको बता देना चाहता हूं कि इस मौके को आप मिस ना करें। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही। मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक कुशल मंगल रहिए, तैयारी करते रहिए। गुड लक, थैंक यू, गुड नाइट। मिलते हैं अगले सेशन में।